वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सर्जिकल इन्फेक्शंस और स्किन इन्फेक्शंस। और उसमें देखें कि हमने देखा कि फ्रंकल जो है उसमें क्या था कि एक फॉलिकल इन्वॉल्व हो रहा था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। कार्बंकल में देखें कि किस तरह से जो है क्लस्टर ऑफ बॉयल्स जो है उसको हम कार्बंकल कहते हैं, लाइक दिस। दिस इज़ व्हाट रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग लेग पे है, इन्वॉल्विंग द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू। दिस इज सेलुलाइटिस। दिस इज़ इन द आर्म पिट जो कि आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ हाइड्रोनिटिस सुप्रावेटा, अगेन द आर्मिट। स्टेजेस बताई हुई हैं, पहले उतना था फिर उतना उतना। देखिए स्किन इतनी ख़राब हो गई है, जब इसको हम रिमूव करेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे तो ऑब्वियसली में स्किन ग्राफ्ट करना पड़ेगा, उस तरह से वो ठीक नहीं हो सकता। दिस इज़ व्हाट पैरोनिकिया, जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है ये जो है हमारे नेल्स की, लाइक दिस। ऊपर वाला एक्यूट है, नीचे वाला क्रॉनिक है, और हमने उसको जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, कल्चर करना है। अब ये जो हम पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज इनग्रोइंग टोनेल। टोनेल प्रॉब्लम होती है जिसमें जो नेल होता है वो एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यूज में ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखें कहाँ पे ग्रो करके जा रहे हैं नेल, हेयर। स्टेजेस बताई हुई हैं इनग्रोथ नेल की। सो इनग्रोन टोनेल्स जो हैं इनको हम कहते हैं उंगुइस इनकार्नेटस। टोनेल प्रॉब्लम होता है जिसमें जो बॉर्डर ऑफ नेल होता है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है एडजेसेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर। और इसकी कॉज क्या होती है, जो लोग टाइट शूज़ पहनते हैं या इन्फेक्शन की वजह से, या हम टो नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम नहीं करते, या फिर ट्रॉमा की वजह से, या फिर ये जीन्स में ही होता है, हेरिडिटरी होता है। ठीक है, द लेटरल साइड इज़ इन्वॉल्व मोर कॉमनली देन द मीडियल साइड। अब ये जो होती है कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, स्वॉलन और टेंडर हो जाता है टो। और अगर इन्फेक्शन है तो पेशेंट को लोकल डिस्चार्ज भी हो सकता है। पेरोनिकिया के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन जो है वो होना शुरू हो जाता है नेल फोल्ड का। और अगर इन्फेक्शन है ठीक है टो नेल का, और इस कंडीशन को जो है अगर हम दोबारा से काटने की कोशिश करेंगे तो ये कंडीशन वर्सन हो सकती है। ठीक है, इस वजह से हमने जब भी ये देखना है तो हम जो है इन्फेक्शन से पहले पहले हम पेशेंट को कहेंगे कि कटिंग जो है नेल्स की वो करेक्ट की जाए, कि नेल को स्क्वायर में काटा जाए, शॉर्टर इन द सेंटर हो देन एट द एजेस। ठीक है, और अवॉइडेंस ऑफ टाइट फिटिंग शूज़, इस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर इन्फेक्शन ना हो। और एजेस जो है वो ऊपर की तरफ एलिवेट होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, कॉटन विस्प जो है उसको हम नेल के अंदर रखेंगे और उसको रोल करके उसको हम मतलब इस तरह से काटेंगे कि वो हमारा जो है सेंटर से शॉर्ट हो और साइड से जो है वो थोड़ा एलिवेटेड हो एजेस से। और साइड्स, बस ये याद रखना, साइड्स को इतना ज़्यादा डीप कट नहीं करना, उसकी वजह से ये ज़्यादा कॉमन होता है। और हॉट वाटर के अंदर नेल को सॉफ्ट करके। तो इन्फेक्टेड, अब इन्फेक्शन हो गया है तो अब हम ये वाली काम नहीं कर सकते कि हम टाइट फिटिंग शूज़ को अवॉइड करें या नेल्स को इस तरह से कट करें। अब हमें जो है वो सिंपल नेल रिमूवल करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली हम नेल्स दोबारा रिमूव करेंगे तो रिकरेंस होने की चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं कि वेज रिसेक्शन करते हैं अलॉन्ग विद द फिनोल एब्लेशन। अगर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो फिर हम जेडेक्स ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम जो है नेल और नेल बेड को सारा का सारा रिमूव कर देते हैं। फिर माइसिटोमा होता है, ये मेडुला फुट होता है, इसमें क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन है, ये क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होता है और मोस्टली ट्रॉमा के बाद जो है ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाता है। ये फंगस की वजह से भी हो सकता है, लाइक जो है मेडुला, यहाँ बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, एक्टिनोमाइसिट्स। इस वजह से इसको कहते हैं यूमाइसिटोमा या एक्टिनोमाइसिटोमा। ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, स्मॉल कट्स के थ्रू स्किन के अंदर से एंटर हो जाता है, जब बेयर फुट वॉकिंग करते हैं उनके अंदर कॉमन होता है। फिर वहाँ पे जाके ग्रैन्यूल्स बनाना शुरू कर देता है, ग्रेन्स। फिर क्या करता है कि ये ग्रेन्स क्यों होते हैं, देखें जब ऑर्गेनिज्म अंदर जाता है ना तो हमारी बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती है।
तो वो जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ग्रेन्स जिसको कहते हैं। अब ये फंगल के केस में जो है ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं, जबकि बैक्टीरिया के केस में ये बहुत कलरफुल होते हैं, रेड टू येलो टू वाइट। ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, दिस इज़ ब्लैक वाइट मिक्सड है, ठीक है। अर्लीस्ट साइन क्या होता है, पेनलेस सबक्यूटेनियस स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, फिर बाद में मल्टीपल साइनेसिस बन जाते हैं, पुरुलेंट डिस्चार्ज होना शुरू होता है ग्रेन्यूल्स में से, ठीक है। फिर हमने जो है ये जब हमने देख लिया कि अच्छा ये माइसीटोमा लग रहा है, फिर हमने क्या किया कि उसको कंफर्म करने के लिए हमने जो है उसकी कल्चर वगैरह ले लिया, तो हमें पता चल गया कि ये बैक्टीरियल है या फंगल है। जो एक्टिनोमाइसीटोमा होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करता है, जिसमें हम 2 ड्रग्स देते हैं 5 वीक्स के लिए, साइकिल्स बनाते हैं, जिसमें वी हैव द ट्राइमेथोप्रोम सल्फामेथोक्साजोल एंड डैप्सोन एंड द स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट। लेकिन जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है वो हमारा जो है वो फंगल के केस में होगा, यूमाइसीटोमा के केस में, और सर्जरी उसमें करेंगे। लार्ज लियंस के लिए सर्जरी जो है वो हम करते हैं, ठीक है। तो अगर छोटी लियंस हैं तो एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल। कैसे पता चलेगा एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल? सबसे पहले हम उसको एग्जामिन करेंगे। अगर वो वाइट ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स होंगे तो इसका मतलब ये फंगल है, और अगर वो कलरफुल होंगे, येलो टू वाइट इस तरह के कलरफुल होंगे, तो हम कह सकेंगे बैक्टीरियल है। फिर हम ऑब्वियसली उसको कन्फर्म भी करेंगे कल्चर वगैरह के थ्रू, और फिर जब पता चल जाएगा तो उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करवा देंगे या एंटी फंगल, डिपेंडिंग अपॉन के क्या है, बैक्टीरियल है या फंगल है। अगर बहुत बड़ी बड़ी लियंस हैं तो फिर हम सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली हुआ क्या था कि वो ऑर्गेनिजम्स अंदर आए थे और हमारी बॉडी ने डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करके उनको ग्रेन्यूल्स बनाना शुरू कर दिया, ग्रेन्स बनाना शुरू कर दिया। फुट के ऊपर होता है, इस वजह से मेड्यूला फुट कहते हैं इसको। सो ये वाला क्वेश्चन देखिए, 50 ईयर्स ओल्ड मेल है, उसको क्या हुआ, राइट फीट पे जो है ना 2 हफ्ते पहले इंजरी हो गई। अब वहाँ पे रेडनेस हो गई है, पेनफुल स्वेलिंग हो गई है फीट और लेग की, उसको चिल्स एंड राइगर्स भी हैं। तो रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है और चिल्स एंड राइगर्स हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली लीडिंग यू टू द cellulitis. What are the causative organisms that are usually present in this infection? Staphylococcus, Streptococcus, beta hemolytic and Clostridium perfringens. पूरे स्कोरिंग सिस्टम्स आप कौन से करते हैं इसके साथ आया हुआ है, लेकिन वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि वो ए सेप्सिस वुंड स्कोर होता है और साउथहैम्पटन वुंड ग्रेडिंग सिस्टम होता है। उन्होंने बस नाम पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 30 ईयर्स ओल्ड लेडी है, उसको मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस हैं इन हर राइट एक्सिला। तो ये क्या होगा, hydradenitis suppurativa. She gives history of similar symptoms in one of her siblings. और वो क्रीमी और फाउल स्मेलिंग है। तो what are the common bacteria involved in this disease and name the surgical treatment for this. बैक्टीरिया इसमें होंगे स्टेप्टोकोकस ऑरियस और प्रोपियोनोबैक्टर एक्टिनीज। सर्जिकल प्रोसीजर क्या होता है, रेडिकल एक्सियन एंड स्किन ग्राफ्टिंग। और ट्रीटमेंट क्या होगा, जनरली हम कहेंगे एंटीसेप्टिक सोप्स यूज़ करने हैं, आपने उस जगह की सफाई रखनी है, स्मोकिंग स्टॉप करनी है, वेट लूज़ करना है, ट्री ऑयल है, और क्योंकि एपोक्राइन ग्लैंड्स का इन्फेक्शन है ना, तो ये एक्जिला के रीजन के अलावा पेरिनियम में भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि वेयरिंग नॉन कंप्रेसिव एंड एयरेटेड अंडरवियर। और मेडिकल क्या है, ट्रीटमेंट टॉपिकल और एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंड ओरल एंटीबायोटिक्स और एंटी एंड्रोजन ड्रग्स, ताकि स्वेटिंग कम हो। सर्जिकल क्या है कि रेडिकल एक्सियन ऑफ इफेक्टेड स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू विद रिकंस्ट्रक्शन, ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। रेडिकल एक्सियन ऑफ अफेक्टेड स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू विद रिकंस्ट्रक्शन। 45 ईयर्स ओल्ड फॉर्मर है, उसको इरेगुलर पेनलेस जो है नोड्यूल है टिप ऑफ द राइट बिग टो पे। उसके बाद वो जो अल्सरेट कर गया और ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गई। राइट इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी उसके इनलार्ज्ड हैं, फॉर्म है, नॉन टेंडर है। So what is your diagnosis? It is mycetoma. Name other 2 sites where this pathology can be found. It can be found on the knee, arm, thigh and perineum.
ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर तो फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल्स देंगे। माइसिटोमा के केस में कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। और एक्टिनोमाइसिटोमा जो है उसके केस में हम जो है अमीकासिन और कोट्रिमेक्साजोल देंगे। इसके साथ साथ हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे इन केस ऑफ सुपरहेडेड इन्फेक्शन, और सर्जरी करेंगे इन वाइड लोकल एंड डी विल्किंग एक्सियन एंड एम्पुटेशन कर देंगे। एंड सर्जरी हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। 15 years old school girl came to the hospital for operation for her ingrowing toenail of her right big toe. फुल ब्रेकफास्ट उसने किया है और वो कह रही है मेरा जल्दी से ऑपरेशन कर दें। उसके बाद जो है हाउ विल यू अचीव द पेन फ्री इन्वायरमेंट विद प्रिकॉशंस फॉर द स्मूथ प्रोसीजर। तो पेन फ्री इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे तो बुक पे नहीं लिखा, लेकिन आप इसको जो बताती हूँ उसके मुताबिक अटैम्प्ट करेंगे कि पेन फ्री इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। कि हम सबसे पहले पेशेंट को काउंसल करेंगे कि मतलब वो बहुत डरी हुई है ना कि क्या मतलब पेन होगी है वो, तो उसको आपने काउंसल करना है अबाउट द प्रोसीजर कि ये 10 से 15 मिनट का काम है और इन्वायरमेंट आपने बहुत अच्छा रखना है, वेल एरेटेड रखना है। साइकोलॉजिकल और बिहेवियल टेक्निक्स के थ्रू उसको समझाना है। और फिर आपने जब सफाई शुरू करना है प्रोसीजर तो एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है। आपने उस जगह को पायोडीन के साथ साफ़ करना है। अगर इन्फेक्टेड है वो एरिया तो वहाँ पे पहले एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करना है, फिर सर्जरी करनी है। फिर आपने क्या करना है कि टॉर्निकेट जो है वो अप्लाई कर देना है इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ थंब। फिर उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शंस देने हैं ताकि वो जगह सुन्न हो जाए, ठीक है। और फिर आपने वेज रिसेक्शन करनी है उस जगह की। फिर जो लेफ़्ट नेल बेड है उसको आपने उस जगह पे रखना है, ठीक है। अगर रिकरेंस हो जाती है तो फिर आप जो है एवल्जन प्रोसीजर करते हो या वेंडन बॉस प्रोसीजर करते हो। बस ये आपको रिकरेंस के केस में आप एवल्जन प्रोसीजर कर देते हो। तो इस तरह से यू विल गो थ्रू दिस प्रोसीजर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। इसमें टेटनस है, इसमें से कुछ यूक्यूज़ आए हुए हैं और टेटनस आपको बहुत अच्छे से आता होगा, पहले भी हमने मेडिसिन में भी इसको पढ़ा हुआ है, तो हम इसको जल्दी से गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो टेटनस जो है इट इज़ एक्चुअली एक्यूट ऑफन फैटल डिजीज़। और इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? कॉलेस्ट्रीडियम टेटनाई। वो एक्सोटोसिन प्रोड्यूस करता है एंड यू नो दैट पूरी बॉडी का जो है स्पैज़म हो जाता है, रिजिडिटी हो जाती है मसल्स की, जिसमें जॉ जो है वो लॉक हो जाता है, नेक जो है वो ऐसे रिजिड हो जाती है, फिर ये ऐसे ऐसे जनरलाइज्ड हो जाता है। होता क्या है एक्चुअली कि जो टेटनस टॉक्सिन होता है ये जाके मोटर एंड प्लेट को अफेक्ट करता है, इंटीरियर हॉर्न सेल्स को अफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से मसल टोन इंक्रीज़ हो जाती है और एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये एक ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक रोड है जो कि टर्मिनल स्पोर जो है वो क्रिएट करता है, और ऐसे लगता है जैसे ड्रम स्टिक है, ऐसे करके ना, ऐसे करके टर्मिनल स्पोर होता है इसका। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स आती है इसकी टेनिस रैकेट की तरह, ठीक है। इट इज़ सेंसिटिव टू हीट, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ना सर्वाइव नहीं करता क्योंकि ये एनारोब होता है। फिर इसके जो स्पोर्स होते हैं ये रेजिस्टेंट टू हीट होते हैं। उसके बाद इसका जो है यह है कि ऑटोक्लेविंग में भी ये सर्वाइव कर देता है। तो इट इज़ रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू फिनोल्स एंड अदर केमिकल एजेंट्स। प्रेजेंट कहाँ होता है? सॉइल के अंदर होता है, इंटेस्टाइन्स ऑफ द फीसेस ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड फीसेस ऑफ हॉर्सेस, शीप एंड कैमल के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है जो कि मैन्योर ट्रीटेड होती है, एग्रीकल्चरल एरियाज़ में होता है, और इसके अलावा जो स्किन सर्फेसिस पे होता है, ठीक है। अब ये दो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, टेटनोलाइसिन होती है और टेटनोस्पाज्मिन होती है। टेटनोस्पाज्मिन जो है इट इज़ न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, और नर्व्स के लिए टॉक्सिन होती है, टॉक्सिक होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि लीथल डोज जो होती है इसकी 2.5 नैनोग्राम्स होती है पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है कि स्पोर जो है वो बॉडी में जो है वूंड के थ्रू आता है और एनारोबिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये जर्मिनेट करता है। ये टॉक्सिन्स जो हैं ये ब्लड और लिम्फेटिक्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज़ के साथ इंटरफेयर करते हैं, इनहिबिटर इम्पल्सेस को ब्लॉक कर देते हैं। जब इनहिबिटर इम्पल्सेस ब्लॉक हो जाएंगी तो स्टिमुलेशन हो जाएगी, तो मसल कंट्रैक्शन और स्पैज़म की तरफ जाएगा, सीजर्स हो सकते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसके 3 to 21 डेज़ का है, यूजुअली अबाउट 8 डेज़। ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले वो जो टॉक्सिन अंदर आया हुआ है अनबाउंड है, अभी उसने जाके नर्व्स को मसल्स को अफेक्ट नहीं किया, हमने उनको न्यूट्रलाइज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आईवी इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनसली इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे टेटनस की, जिसकी 500 यूनिट्स हैं, ठीक है।
उसके अलावा जो है प्रिवेंशन ऑफ फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन कैसे करेंगे कि ठीक है हमने अनबाउंड टॉक्सिन की न्यूट्रलाइजेशन कर दिया लेकिन फ़र्दर आपने टॉक्सिन की प्रोडक्शन रोकना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस जगह की सफाई करेंगे। मतलब कि जो एनारोबिक कंडीशंस हैं उसको आपने वहाँ पे नहीं होने देना। जितना भी मरा हुआ टिश्यू है, डिविटलाइज्ड टिश्यू है, उसको रिमूव करोगे, वूंड रिब्राइडमेंट करोगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दोगे जिसमें मेट्रोनाइडाजोल इज़ एंटी माइक्रोबियल ऑफ चॉइस फॉर 7 to 12 डेज़। इसके अलावा जो है फिर आपने स्पैज़म को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम पेशेंट को जो है क्वाइट रूम में रखेंगे। वहाँ पे कोई लाइट का स्टिमुलस नहीं होगा, बिल्कुल डार्क क्वाइट रूम होगा। और इसके अलावा अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी स्टिमुलस, और इसके अलावा क्योंकि मसल्स इफेक्ट हो रहे हैं रेस्पिरेटरी, तो हमने प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने उसको बेंजोडाइपिन थेरेपी देनी है ताकि वो रिलैक्स हो जाए, उसके मसल्स, बारबिचुरेट्स, क्लोरप्रोमाजीन। ये हमारी सेकंड लाइन है। सपोर्टिव केयर में क्या होता है कि एयरवे की प्रोटेक्शन करनी है हमने, एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, और सेकेंडरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है, ब्लड सोर्स को प्रिवेंट करना है, बाउल ब्लैडर फ्लूइड मॉनिटरिंग करनी है, और CPR करना है। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी मॉनिटरिंग करनी है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपने वैक्सीनेशन करनी है, एक्टिव वैक्सीनेशन। तो एक्टिव वैक्सीनेशन करनी है। इसमें यह है कि टेटनस प्रोफिलैक्सिस क्या है कि एवरी पेशेंट विद इंजरी को हमने टेटनस प्रोफिलैक्सिस लगानी है। ठीक है, कौन सा ऐसा वूंड होता है जिसमें टेटनस होने का खतरा होता है? वो कहते हैं अगर जो वूंड है more than 6 hours before surgical treatment, और wound sustained at any interval after injury which is puncture type है, या devitalized tissue है, या उसके ऊपर soil लगी हुई है, manure लगा हुआ है, या it is caused by bites, तो फिर आपने ज़रूर tetanus prophylaxis देनी है। ठीक है, तो रूटीन मैनेजमेंट क्या होती है इसकी? सबसे पहले आपने जो वूंड है उसको असेस करना है। अगर तो वो साफ़ सुथरी छोटी सी वूंड है, एक साइड पे जाएं, राइट साइड पे। ठीक है, अगर वो क्लीन माइनर वूंड है तो पेशेंट को जो है पूछना है कि क्या आपने पहले टेटनस डिप्थीरिया की DPT लगवाई हुई है, तो वो कहता है यस। ठीक है, 10 साल के अंदर अंदर उसने लगवाई हुई है, तो अब उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। हम उसको जो है नेक्स्ट डोज जो है वो 10 साल के बाद देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है नहीं है, मुझे नहीं पता, याद नहीं है, तो फिर आप उसको आज वैक्सीनेशन लगा दोगे, और पेशेंट जो है उसको हम कहेंगे कि अपना स्केड्यूल पूरा करता रहे। ठीक है, दूसरी साइड क्या है कि वूंड्स बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हैं, डर्ट, फीसीज, ऊपर स्लाइवा लगा हुआ है, सॉइल लगा हुआ है, पंक्चर वूंड्स हैं, वल्जन होगी हुई है, या क्रशिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से वूंड हुई है, एनिमल बाइट्स की वजह से, या बर्न या फ्रॉस्ट बाइट है। फिर आप पेशेंट से पूछेंगे कि इस केस में आपने टेटनस लगवाई हुई है, तो वो कहेगा कि नहीं, या मुझे नहीं पता, तो आप अब वैक्सीनेशन लगवा देंगे और साथ में दोनों चीज़ें लगा देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगा देंगे। लेकिन अब वो कहते हैं हाँ लगाया था 5 साल के अंदर अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, तो अगर तो उसने 5 साल के अंदर लगवाई हुई है तो फिर आप जो है उसको आज वैक्सीनेशन नहीं दोगे, अगले 10 साल बाद दोगे। ठीक है, स्केड्यूल के मुताबिक। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं 5 साल के अंदर नहीं लगाई, 10 साल से पहले लगाई थी, तो अब वो आप उसको वैक्सीनेशन लगाओगे उसके स्केड्यूल के मुताबिक। ठीक है, इस तरह से आपने करना होता है। अब इसके यूक्यूज देख लेते हैं टेटनस के। 30 years old farmer presents with a jaw stiffness. थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, dysphagia and convulsions after 1 week of minor injury in the fields. तो what is your diagnosis? This is जो tetanus. How will you treat him? तो वो आपने इसकी मैनेजमेंट लिख देनी है। सबसे पहले आप जो है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अनबाउंड टॉक्सिन करोगे बाय गिविंग इम्यूनोग्लोबुलिन HTIG 500 यूनिट्स। फिर आप प्रिवेंशन ऑफ फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन करोगे, वूंड रिब्राइडमेंट करोगे, एंटीबायोटिक्स मेट्रोनाइडाजोल फॉर 7 to 14 डेज। उसके बाद कंट्रोल ऑफ स्पैज़म करोगे, उसको आप जो है क्वाइट रूम में रखोगे, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी स्टिमुलस, प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे, और उसके बाद जो है बेंजोडाइपिन थेरेपी, बारबिचुरेट्स और क्लोरप्रोमाजीन वगैरह। ठीक है, डायज़ेपाम देते हो। अच्छा, उसके बाद जो है आप क्या करोगे, उसकी स्पोर्टिव केयर करोगे, उसकी एयरवे जो है उसकी प्रोटेक्शन करोगे, एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, अवॉइडेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड सोर्स, बाउल ब्लैडर फ्लूइड मॉनिटरिंग एंड कार्डियोपल्मोनरी मॉनिटरिंग। उसके बाद आप उसकी वैक्सीनेशन लगाओगे। ठीक है, मैनेजमेंट में ये आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद प्रिवेंशन आप कैसे करोगे, रिमूव ऑल द डिवाइटलाइज्ड टिश्यू, एंटीबायोटिक्स मेट्रोनाइडाजोल जो प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है।
बी वाला भी देखिए 25 साल का जो है फार्म वर्कर है, उसको उसका माउथ नहीं खुल रहा 3 दिनों से, उसको इंजरी थे राइट फुट पे और अब वो बेयर फुटेड काम कर रहा था। तो ये क्या टेटनस है, विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल क्लोस्ट्रीडियम टेटना, मैनेजमेंट प्लान में आपको डिस्कस कर दिया कि स्पर्म को कैसे कंट्रोल करोगे और न्यूट्रलाइज कैसे करोगे टॉक्सिन को, फर्दर प्रोटेक्शन कैसे कम करोगे, सपोर्टिव केयर कैसे दोगे, वूंड की कैसे मैनेजमेंट करोगे, प्रिवेंशन कैसे करोगे। फिर वो जो आपको मैंने बताया ना समरी गाइड, वो आप बना दोगे तो वो उससे बहुत अच्छा है वो सारा, ठीक है। टेबल जो बना हुआ है बुक पे, ग्राफ टाइप। ये भी देखें 35 ईयर्स ओल्ड फार्मर, उसको कट लगा है लेफ्ट बिग टो पे और जॉ स्टिफनेस और डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। तो क्या होगा, टेटनस हाउ विल यू ट्रीट, ये हमने पढ़ लिया। प्रिवेंशन कैसे करोगे, प्रिवेंशन 2 तरह से होता है, रिमूव ऑल द डिवाइटलाइज टिश्यू, एंटीबायोटिक मेट्रोनाइट्रोजोल फॉर द 7 to 14 डेज। उसके बाद वो जो आपका बना हुआ है ना सारा, वो बना देना, असेस करेंगे वूंड को, साफ़ है तो क्या करेंगे, नहीं साफ़ तो क्या करेंगे, सारा आगे बढ़ते हैं। देन आता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर 1 to 2 एटमॉस्फेयर की देते हैं अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन कंप्रेशन चैम्बर, ताकि ऑक्सीजन जो है आर्टीरियल उसको इंक्रीज़ किया जा सके। मेनली ये जो ऑक्सीजन होती है डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, हाइपरबैरिक मतलब उसका प्रेशर ज़्यादा करके देते हैं, ठीक है। तो इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, टेटनस गैस गैंग्रीन है कैंसर थेरेपी के लिए, और आर्टीरियल इंसफिशेंसी में और डिकम्प्रेशन सिकनेस में हम ये देते होते हैं। उसके बाद जो है HIV, इसमें से 2 यूक्यूज़ आए हुए हैं आई थिंक, इसको कर लें। HIV जो है ये स्लो वायरस का रेट्रोवायरस फैमिली का मेंबर होता है और ये कॉज करता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और कहते हैं कि जब से हमने हार्ट थेरेपी शुरू की हुई है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसमें 2 न्यूक्लियोसाइड ड्रग्स होते हैं और एक नॉन न्यूक्लियोसाइड होता है, वो जब से शुरू की हुई है तो इसकी जो है ना लाइक्लीहुड कम हो गया है एड्स आफ्टर HIV होने के बाद एड्स होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम हार्ट थेरेपी करते हैं। इसमें क्या होता है, हम वायरल की रेप्लिकेशन को और उसकी जो है ना उसको क्लीन करने के लिए फ्रॉम द प्लाज्मा लिम्फ नोड जो है यूज़ करते हैं, और इसके रिज़ल्ट में, इस थेरेपी के रिज़ल्ट में CD4 टी सेल काउंट भी राइज हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड मेलिग्नेंसीज दैट रेयरली अकर इन द एब्सेंस ऑफ स्वेयर इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें न्यूमोसिस्टाइटिस न्यूमोनिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा है। जिनके अंदर HIV पॉजिटिव होता है उनके अंदर जो CD4 लिम्फोसाइट काउंट है वो 200 से बिलो चला जाए या 14% से कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं एड्स, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है कि दूसरे इन्फेक्शन होना शुरू हो गए हैं। क्यों होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि CD4 टी लिम्फोसाइट का काउंट जो है वो 200 से कम है या 14% से कम है। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है HIV की, यू नो दैट ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड है, मिल्क है, होमोसेक्सुअल हेट्रोसाइकल्स में, ड्रग एडिक्ट्स में, हीमोफिलिक पेशेंट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, नीडल प्रिक्स के थ्रू, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ होता है। पैथोजेनेसिस क्या होती है, इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि जाके CD4 जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, उनके ऊपर जाके बाइंड कर जाता है ये वायरस, और लैंगर सेल्स के ऊपर, डेंड्रिटिक सेल्स के ऊपर, और फिर क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। T सेल्स, B सेल्स सप्रेस हो जाते हैं और फिर बॉडी में इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं होना, क्योंकि उसकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। टेस्ट इसमें क्या करते हैं, एलाइजा करवाते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं, PCR करते हैं, CD4 काउंट चेक करते हैं, और दूसरे इन्फेक्शंस का जो रिस्क है, TB, न्यूमोसिस्टाइटिस है, साइटोमेगलोवायरस निमोनिया, न्यूप्लाज्म्स हैं, कैपोसी सार्कोमा लिम्फोमा, वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। TB में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, फर्स्ट कॉज है मोर्टेलिटी का इन HIV पेशेंट्स, और सब नॉर्मल जो क्लिनिकल और प्रेजेंटेशन होती है इसकी, और हाई रेट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, हाई रेट ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर एंड रिलैप्स। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम जो है हाउ HIV पेशेंट कैन प्रेजेंट टू द सर्जन, किस तरह से आएगा कि बहुत सी डिजीज़ लेके आएगा, मुझे ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, हम कहेंगे यार इसके अंदर तो बहुत इम्यूनिटी वीक है जिसकी वजह से हो गया है। तो मैनेजमेंट करेंगे कैसे, हम कोलोरेक्टल एनल डिसऑर्डर्स को रूल आउट करेंगे, लाइक इन्फेक्शंस, मैलिग्नेंसीज को, स्प्लीनेक्टमी करेंगे फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि इसमें ऑटो इम्यूनिटी शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं, लिम्फ नोड्स की एक्सियन कर देते हैं, एक्सियन करते हैं फॉर बायोप्सी कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वीनस एक्सेस देते हैं फॉर कीमोथेरेपी। एक्यूट एब्डोमेन जो होता है एड्स के अंदर, ठीक है, वो होता है जिसमें एब्डोमिनल पेन होती है, उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, इमरजेंसी लेप्रोटमी फॉर अपेंडिसाइटिस है, कोलाइटिस है, कोलेंजाइटिस, हॉजकिन लिम्फोमा है। जब हम इनकी सर्जरी करे होते हैं तो हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि सर्जन्स को भी खतरा है ना HIV होने का, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। अगर सर्जन को कंटामिनेशन हो गई है इसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, तो उसको हम पोस्ट एक्सपोजर HIV प्रोफिलैक्सिस 1 घंटे के अंदर अंदर देते हैं, जिसमें ज़िडोविडिन, लेमोविडिन और इंडाविर है फॉर 1 मंथ, ठीक है। अगर उसको उसके किसी भी सर्जन वगैरह को किसी में भी HIV है तो फिर हम जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर जो है
ठीक है, उसको एडवाइस देते हैं, एडवाइस करते हैं फॉर एनी मॉडिफिकेशन लिमिटेशन ऑफ द ड्यूटीज़। ठीक है, तो वो हम मतलब अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनका ख्याल रखें, उनके साथ एक्सपोजर ना करें पेशेंट्स के साथ। प्रोग्नोसिस क्या है कि जो है ना CD4 काउंट के ऊपर डिपेंड करता है और वायरल लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट अगर नहीं करते तो जो सर्वाइवल है वो 9 to 11 ईयर्स का है। अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 6 to 19 मंथ्स जो है ठीक है, तो रेंजेस जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर ट्रीटमेंट हम नहीं करते तो इस मतलब ट्रीटमेंट करने से जो है ना उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है। ठीक है, 10 to 40 ईयर्स का। TB इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एड्स, ये भी याद रखना है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट से जो है 5 मिनट्स का करके ना बना देती हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हो गया।